दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अगर चोरी हो गया है या फट गया है या किसी भी कंडीशन में आपके पास नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, पीवीसी कार्ड को अप्लाई करना है, तो उसको कैसे क्या अप्लाई करना होगा। और उसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होना मैंडेटरी होता है। अगर नंबर नहीं है तो उसके लिए दूसरा वीडियो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको ऑनलाइन करने की सारी प्रोसेस को देख लेते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस हो जाने के बाद हम इसमें अगर आपका जो स्टेट है उसमें अगर आरटीओ विजिट करना होगा तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले मुझे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। ब्राउजर जैसे ही ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। और परिवहन.gov.in लिखकर मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी। और इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। मैं जैसे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक पॉपअप देखने को मिलता है कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला। ये पॉपअप में वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिसके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की कंडीशन में इस पॉपअप में अगर आप लर्नर लाइसेंस ओनली बना रहे हैं तो उसके लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा, वो आपके घर पे ही बन जाएगा। और जितनी भी सेवाएं हैं उसके लिए आपको आरटीओ विजिट करना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद अब यहाँ पर जो बार में ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन डीएल रिन्यूअल IEDL IDP अदर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाता है और कितनी स्टेप्स में मुझे क्या क्या करना है ये यहाँ पर सारा दिया हुआ है। और आपके आरटीओ में क्या क्या सर्विसेज दी हुई है, आपकी स्टेट में क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो यहाँ पर लिस्ट में दी हुई है। मैं इसको स्क्रॉल करके और नीचे आ जाऊंगा और कंटिन्यू कर दूं। मैं जैसे कंटिन्यू करता हूं तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस वाले पेज पर आ जाता हूं। यहाँ पर मुझे अपना डीएल नंबर को डालना होगा। डीएल नंबर डालने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ को डालूंगा और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूं। मैं जैसे गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूं तो मेरी यहाँ पर जो डीएल की डिटेल्स होती है वो मेरे सामने ओपन हो जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कंफर्म दैट द अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। इसमें कैटेगरी पर मैं जनरल ही रहने दूंगा। उसके बाद मुझे जो मेरे आधार कार्ड पे जो पिन कोड दिया होता है उस पिन कोड को मुझे यहाँ पर डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद मैं कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा आरटीओ सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे प्रोसीड करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाता है कि डाटा आपका जो रिट्राइव हो गया है, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मेरी जो ड्राइविंग लाइसेंस की बेसिक डिटेल्स जो होती है, जो मेरा एड्रेस वाला पेज है वो ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे मेरा मोबाइल नंबर डालना होता है और उसके बाद मेल आईडी ये ऑप्शनल होती है, आप चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो और नहीं भी डालना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ब्लड ग्रुप को डालना होगा और अगर आपको ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर अननोन कर दूंगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर डालना होता है और एम्प्लॉयर कैटेगरी अगर आप डिफेंस पर्सन हो तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और अगर आप सिविलियन है तो इसको ऐसे ही बना रहने देंगे और इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होता है और तहसील को सिलेक्ट करने के बाद आप विलेज टाउन जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल्स को भरने के बाद सेम एज यहाँ पर परमानेंट एड्रेस कर देंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका डीएल है वो इस एड्रेस पर डिलीवर्ड होगा, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करता हूँ तो मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने डाला था उसके मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करते हैं और यहाँ पर मुझे कैप्चा डालना होता है और कैप्चा डालने के बाद मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है और उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और मैं दोस्तों यहाँ सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों फिर से मुझे यहाँ पर कैप्चा डालना होता है तो मैं कैप्चा डाल दूंगा और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ सर्विसेज वाला पेज ओपन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल में इस पे क्लिक कर दूंगा और इसको यहाँ पर क्लोज कर दूं। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कोई सर्विसेज आप लेना चाह रहे हो
तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे चेंज ऑफ एड्रेस या और भी कुछ करना है तो यहाँ सारा ऑप्शन दिया हुआ है। फिलहाल मैं डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। और जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ तो फिर से एक इंटरफेस चेंज हो जाएगा और यहाँ पर मुझे अपना रीजन देना होता है कि आपका डीएल दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद लॉस ऑफ डीएल पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा रिमार्क्स में लॉस्ट ऑफ डीएल और कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर ग्रीन कलर से इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल यहाँ पर शो कर देता है और मैं स्क्रॉल करता हूँ तो डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर शो करने लग जाएगा। मैं इसको और स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और अब मुझे यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होता है। तो दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आपको भरना नहीं आता है तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन होता है इसको यस कर देंगे और बाकी जितने भी ऑप्शन होते हैं इनको नो करना होता है। और यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो सबमिटेड हो गया है सक्सेसफुली। मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर जितना भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है मुझे इस पे क्लिक करना होता है। सब पे टिक करने के बाद यहाँ पर ऑर्गन डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं नो पे ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा डाल दूं और कैप्चा डालने के बाद मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद पॉपअप पर मैं ओके कर दूंगा। तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ जाएगा। मैं इसको ओके कर दूं। अब मेरा जो एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप वो जनरेट हो चुकी है और आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे ओनली एफआईआर की एक कॉपी अपलोड करना होगी और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मुझे अपलोड नहीं करना होता है। तो दोस्तों मैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आ जाऊंगा और नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेरा दिया हुआ है। अब मुझे ओनली यहाँ पर अपना कैप्चा को डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। यहाँ मेरी सारी डिटेल्स शो करने लग जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है सर्विसेज ऑन डीएल यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप्स में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर ओके करने के बाद अब मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आ जाता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक करूंगा तो एफआईआर एनसीआर रिपोर्ट में इस पे क्लिक कर दूंगा। प्रूफ्स में भी मुझे यहाँ पर एफआईआर को सिलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें जब मैंडेटरी होती हैं जब आप दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो ये चीजें आपको एंट्री करना कोई जरूरी नहीं है। तो मैं यहाँ चूज फाइल में चला जाऊंगा और मेरी जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी होती है, दोस्तों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आप इसको रीनेम कर लेंगे, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। रीनेम करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और दोस्तों याद रखना आपको 500 KB से बड़ी साइज इसकी नहीं होना चाहिए। ये इसको जेपीजी और पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड होता है। तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। मैं जैसे अपलोड करता हूँ अब मुझे यहाँ पर व्यू और कंफर्म दो ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया था वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पर सेव, अब मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन स्टेटस पर फिर से आ जाऊंगा और मैं कैप्चा डालकर यहाँ फिर से सबमिट कर दूंगा। अब मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाता है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ 2 स्टेप्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूं। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ साइड में फोटो और सिग्नेचर दोनों ब्लैंक है और जब मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा तो यहाँ पर अपलोड होने के बाद फोटो और सिग्नेचर शो करने लग जाता है। तो यहाँ पर मेरी डिटेल्स शो कर रही है। अब मुझे फोटो को अगर अपलोड करना है तो यहाँ ब्राउज पे चला जाऊंगा और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज पे जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर जो है उनकी साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले फोटो पे जाऊंगा और उसकी जो साइज होती है मैं इस पे चेक कर लूंगा। यहाँ 38.3 KB की, यानी मुझे फोटो की साइज को यहाँ पर कम करना होगा। उसके बाद सिग्नेचर को देख लूंगा मैं तो यहाँ 34 KB का है। तो 20 KB से ऊपर की फाइल यहाँ पर अपलोड नहीं होगी, 20 KB से नीचे की ही फाइल होना चाहिए या 20 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद में चला जाऊंगा और उसके बाद मैं पेंट में चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं इस पे साइज पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर से इस पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पिक्सल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बड़ी साइज होगी इसको कम कर देंगे और ओके कर देंगे और कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। तो मेरी जो साइज है 8 KB की लगभग हो गई है। अब मैं फोटो को भी ऐसे ही कर लूंगा, इसकी साइज भी ऐसे ही कम कर दूं। मैं जैसे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और सेव फोटो और सिग्नेचर इमेज पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो फोटो और सिग्नेचर है
वो इंसर्टेड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा और नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाऊंगा। यहाँ पर मुझे अपना कैप्चा को डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूं। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन स्टेटस फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और मेरी यहाँ पर 3 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चौथी स्टेप से मुझे यहाँ पर फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे जो एप्लीकेशन फी वाले पेज पर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट डीएल के लिए मुझे 400 रुपये पे करना पड़ रहे हैं और फॉर्म 7 के लिए मुझे 200 रुपये पे करना पड़ रहे हैं। और ग्रांड टोटल में अगर मैं देखता हूँ तो 600 रुपये मुझे टोटल फी यहाँ पर पे करना होगा। तो मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को मैं सिलेक्ट कर, उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर दूं। उसके बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूं। दोस्तों अब मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अलग अलग टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। अदर बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू भी मैं यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा करना होता है। उसके बाद कार्ड्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। SBI डेबिट कार्ड से कर सकते हो, अदर बैंक डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट करेंगे तो कुछ चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो मैं डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा और एक बार फिर मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे अपना कार्ड में जो मेरा नाम है उसको डालना होगा। उसके बाद कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV डालने के बाद पे पर क्लिक कर दो। जैसे ही मैं पे पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो बैंक में मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर दूं। तो जो मेरा पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों को समय लगता है। तो हमें इसमें रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। यहाँ मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है, तो क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों सिस्टम एरर हो जाने के कारण मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर शो नहीं कर रही है, तो मैं सारथी परिवहन पर फिर से चला जाऊंगा और फी पेमेंट पर मैं क्लिक करने के बाद वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ई पेमेंट, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं गेट डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा आपको। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर फिर से कैप्चा को मुझे डालना होता है। कैप्चा डालने के बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरी पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है सफलतापूर्वक। तो दोस्तों मेरी सारी स्टेप्स जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको देखने के लिए मैं फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाऊंगा और यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर दूंगा कि मैं देख लूंगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेज में है। तो यहाँ मैं एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दूं। जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरी सारी स्टेप्स देखिए कंप्लीटेड शो कर रही है और यहाँ इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल रेड कलर से शो कर रहा है। स्क्रूटनी मेरी अभी नहीं हुई है। मैं इसको व्यू मोर पर क्लिक करके चेक भी कर लूंगा। यहाँ पर मुझे फोटो सिग्नेचर के लिए पेंडिंग है, अभी अप्रूवल एंडोर्समेंट पेंडिंग है, प्रिंट फॉर्म 7 पेंडिंग है और DL डिस्पैच पेंडिंग है। तो मुझे अब RTO विजिट करना होगा उत्तर प्रदेश के कंडीशन में। तो मैं RTO में विजिट करने के लिए मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जब भी समय हो उस दिन आप RTO में जाकर विजिट करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ऑनलाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस को बताया है। अब दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया था ऑनलाइन FIR की कॉपी, तो दोस्तों मुझे एक ऑनलाइन FIR की कॉपी, इसी के साथ फॉर्म नंबर 2, सेल्फ डिक्लेरेशन, हमारा आधार कार्ड और अगर 10th की मार्कशीट है तो उसको साथ में लगाएंगे, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को साथ में लगा देंगे, या कोई ऐसा प्रूफ जो आपकी एज को साबित करता है वो डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाना होता है। कई स्टेट्स में आपको एफिडेविट भी साथ में देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर RTO विजिट करना होता है। दिल्ली की कंडीशन में आपको RTO विजिट नहीं करना होगा क्योंकि दिल्ली में ऑटो अपडेशन सिस्टम है, यानी फैसले से आपको RTO विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको RTO विजिट करना होता है और वहाँ पर आपकी फ़ोटो खिंचती है। सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनकी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी होने के बाद इंडोर्समेंट होता है और इंडोर्समेंट हो जाने के लगभग 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो DL है वो आपके होम एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।